नमस्कार। आज हम जरा अतीत में झांकते हैं, एक ऐसे समय में जब भारत पहली बार एक झंडे के नीचे आया, मौर्य और शुंग काल। हाँ, बिल्कुल। हमारी हाथ में इतिहास की किताब मौर्य और शुंग काल का इतिहास के कुछ अहम हिस्से हैं। जी। कोशिश रहेगी कि इस पहले महान भारतीय साम्राज्य के बनने, उसके खास राजाओं, राजकाज के तरीकों और फिर शुंग वंश में सत्ता के बदलाव को समझें। हाँ, ये वो दौर था जिसने भारत को राजनीतिक रूप से एक किया, पहली बार। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, भारत के इतिहास और शासन व्यवस्था की बुनियाद को समझने के लिए ये दौर वाकई बहुत जरूरी है। जी, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, ये ऐसे नाम हैं जिनका असर आज भी महसूस होता है। तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक साम्राज्य में पिरोया, जिसकी सीमाएं ईरान तक पहुंच गईं। जी हाँ, काफी बड़ा साम्राज्य था। और इस कमाल के पीछे दिमाग था कौटिल्य का, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। बिल्कुल, उनका अर्थशास्त्र महज सलाह नहीं थी, बल्कि शायद पहली बार इतने बड़े साम्राज्य को चलाने का एक तरह का ब्लूप्रिंट था। हाँ, एक गाइड बुक कह सकते हैं। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से उनके दौर की झलक मिलती है। हालांकि उसी में उन्हें वृषल या कुलहीन शायद निम्न सामाजिक कुल का कहा गया है, जो उनके वंश पर सवाल उठाता है। हाँ, ये बात है। दिलचस्प बात ये कि विलियम जोन्स ने ही पहचाना कि ग्रीक लेखक जिसे सैंड्रोकोटस कह रहे थे, वो असल में चंद्रगुप्त ही थे। हाँ, ये पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी। और देखिए, ऐसे बातें नहीं थी। अच्छा। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, करीब 150 ईस्वी का। हाँ, सुना है। वो बताता है कि चंद्रगुप्त के गवर्नर थे पुष्यगुप्त। उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए एक बांध बनवाया था। अरे वाह, उस जमाने में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मौर्य शासक कितनी दूर तक फैले थे और उनका प्रशासन कितना व्यवस्थित था। सही कहा। चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार। जी, बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने उन्हें अमित्रचुट्स कहा, जिसका संस्कृत मतलब है अमित्रघात, दुश्मनों का नाश करने वाला। हाँ, अमित्रघात। जैन ग्रंथों में उनका नाम सिंह सेन भी मिलता है। जी। इनके वक्त में तक्षशिला में बगावत हुई थी, जिसे दबाने के लिए उन्होंने अपने बेटे अशोक को भेजा था। अशोक को। और वो कहानी तो मशहूर है ही कि उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें मंगवाई: मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। हाँ, वो दार्शनिक वाली बात। एंटियोकस ने बाकी सब भेजा, पर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। लगता है ज्ञान का व्यापार तब भी आसान नहीं था। हाँ, कह सकते हैं। पर ये जो दूतों का आना जाना था, जैसे सीरिया से डेमेकस आया, मिस्र से डियोनीसियस आया, जी, ये मौर्य दरबार की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और उस समय की दुनिया में उसकी अहमियत को साफ दिखाता है। बिल्कुल। और फिर आते हैं अशोक, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। हाँ, अशोक महान। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक बिंदुसार ने उन्हें अवंती उज्जैन का वायसराय बनाया था पहले। जी। करीब 269 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी जैसी उपाधियां ली। हाँ, देवताओं का प्रिय। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी धम्म नीति। ये समझना जरूरी है कि ये कोई अलग धर्म नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सबके लिए जीने का एक नैतिक तरीका था, अच्छाई और कल्याण पर आधारित एक तरह की सरकारी सोच। हाँ, एक नैतिक संहिता कह सकते हैं पूरे साम्राज्य के लिए। और सिंघली ग्रंथ बताते हैं कि उनके समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई थी। जी हाँ, तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक के राज की सबसे बड़ी घटना तो लेकिन कलिंग युद्ध थी। हाँ, 261 ईसा पूर्व। कहते हैं इस युद्ध में हुई मारकाट ने अशोक का दिल पूरी तरह बदल दिया। और उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा छोड़ दी, युद्ध विजय छोड़ दी। हाँ, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। बिल्कुल। उनके शिलालेख, जो पत्थर की शिलाओं, खंभों और गुफाओं में मिलते हैं, इसी बदलाव की कहानी कहते हैं। और वो अलग अलग लिपियों में भी है ना? जी हाँ, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामी, यहाँ तक कि ग्रीक अरामी लिपियों में भी हैं, जो दिखाता है कि साम्राज्य कितना फैला हुआ और विविध था। सही बात है। उनके पहले शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाने की बात है। अच्छा। और 13वें शिलालेख में उस समय के बड़े यूनानी राजाओं के साथ दोस्ताने ताल्लुकात का जिक्र है। ये अशोक की वैश्विक सोच को दिखाता है। अशोक की सोच तो दिखती है, पर इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ सोच से तो नहीं चलता। मौर्यों का प्रशासन भी गजब का व्यवस्थित था। हाँ, बिल्कुल। हमें युक्त, जो शायद जिलाधिकारी थे, रज्जुक, जो शायद जमीन नापने और गांव में न्याय का काम देखते थे, हाँ, ग्रामीण स्तर पर, और प्रादेशिक, प्रांत या मंडल के प्रमुख जैसे अफसरों का जिक्र मिलता है। जी। शहर का मुखिया नगरक कहलाता था।
और कानून सख्त थे, यहाँ तक कि सड़क गंदा करने पर पंकदक सन्निरोधे नाम का जुर्माना या सजा थी। हाँ, मतलब सार्वजनिक व्यवस्था और सफाई पर भी ध्यान था। ये उस समय की एक विकसित और केंद्रीकृत व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, लेकिन हर साम्राज्य का उतार आता है। हाँ, ये तो है। मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में सेना के सामने ही कर दी। जी, सेना के निरीक्षण के दौरान। और शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। ये अपनी सत्ता और ताकत दिखाने वाले बड़े वैदिक अनुष्ठान थे। हाँ, ये वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान दिखाता है। शुंगों के बाद फिर कण्व वंश आया और फिर उनके आखिरी राजा सुशर्म को हटाकर सिमुक ने सातवाहन वंश की शुरुआत की। जी, इस तरह सत्ता का हस्तांतरण होता रहा। तो ये थी मौर्य और शुंग काल की एक झलक, चंद्रगुप्त के भारत को एक करने से लेकर अशोक के धम्म और फिर सत्ता के बदलने तक। हाँ, हमने देखा कैसे एक विशाल साम्राज्य बना, कैसे चला और कैसे बदला। निश्चित रूप से मौर्य काल ने भारत में न सिर्फ राजनीतिक एकता की नींव डाली, बल्कि प्रशासन का एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसका असर आने वाली कई सदियों तक भारतीय राज्यों पर दिखता रहा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का लड़ाई छोड़कर धम्म पर जोर देना, क्या ये महान नीति कहीं ना कहीं इतने बड़े साम्राज्य की सैनिक ताकत को कमजोर कर गई? और क्या ये आगे चलकर उसके पतन का एक कारण बनी? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।